स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में हमने जो है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को डिस्कस किया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। उसके बाद हमने इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि फैगोसाइटोसिस क्या होता है, यानी बैक्टीरिया जो है वो बॉडी में आने के बाद फैगोसाइटोस कैसे होता है। जैसा कि एज यू नो कि एज पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बैक्टीरिया आर इनगल्फ्ड, ठीक है। अब वो इनगल्फ होते किससे हैं? बैक्टीरिया जो इनगल्फ होते हैं, फैगोसाइटाइज्ड होते हैं, वो होते हैं बाय पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। PMNS, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, यानी पॉलीमॉर्फिक शेप होती है न्यूट्रोफिल्स के न्यूक्लियस की। उन न्यूट्रोफिल से बैक्टीरिया जो है वो फैगोसाइटोस्ड होते हैं। अब जो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स हैं वो हमारे ब्लड में ल्यूकोसाइट्स का 60% बना रहे होते हैं, और इनके नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं इन्फेक्शन के दौरान, ठीक है। ये इंक्रीज़ होते हैं इन द इन्फेक्शन में इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस भी कहते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए, जैसा कि टाइफाइड फीवर में जो है इन ल्यूकोसाइट का नंबर डिक्रीज़ हो जाता है, उसको हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं। अब जो इसके नंबर इंक्रीज़ होते हैं वो किस वजह से होते हैं? इंक्रीज़ इन पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स इज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ ग्रैनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर और ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ठीक है, बाय मैक्रोफेजेस सून आफ्टर इन्फेक्शन। मैक्रोफेजेस जो हैं आफ्टर इन्फेक्शन इन स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से इन रिस्पॉन्स पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स हैं और जो मैक्रोफेजेस हैं, ये दोनों जो हैं ये बैक्टीरिया को फैगोसाइटोस करते हैं, लेकिन पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये एंटीजन को प्रेजेंट नहीं करते, डू नॉट प्रेजेंट एंटीजन टू हेल्पर टी लिम्फोसाइट। जबकि मैक्रोफेजेस जो हैं वो क्या करते हैं? वो करते हैं एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट एंटीजन। तो आपने याद रखना है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नहीं हैं, जबकि मैक्रोफेजेस जो हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। उसके अलावा कौन सा सेल है जो एंटीजन प्रेजेंटिंग है? वो है डेंड्रिटिक सेल्स। डेंड्रिटिक सेल्स भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, और डेंड्रिटिक सेल्स जो हैं उनकी फैगोसाइट करने की एबिलिटी इन्हेंस्ड होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर फॉर मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन। इनके पास मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो आपने पढ़ी थी कि इन्फ्लेमेशन के अंदर कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस होती हैं, उनमें से एक है, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया की सरफेस के साथ बाइंड होती है। तो डेंड्रिटिक सेल के पास इसके लिए रिसेप्टर होते हैं, इसलिए इसकी बैक्टीरिया को फैगोसाइटोस्ट करने की एबिलिटी जो है इंक्रीज़ हो जाती है। अब जो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस है वो होता कैसे है, ठीक है, उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है हमारे पास माइग्रेशन, सेकंड है इंगेशन, और थर्ड है किलिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे माइग्रेशन, ठीक है। जो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स हैं वो इन्फेक्शन की साइड पे आते कैसे हैं? उनकी माइग्रेशन होती है इन्फेक्शन की साइड पे। किस चीज़ की वजह से, कौन से सिग्नल होते हैं जो उनको अट्रैक्ट करते हैं? वो होते हैं कीमोकाइंस, ठीक है। कीमोकाइंस आपने पहले पढ़ लिए हैं। कीमोकाइंस में इंटरल्यूकिन 8
और कॉम्प्लीमेंट फैक्टर C5a। ये वो कीमोकाइंस हैं जो पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स को माइग्रेट करवाते हैं इन्फेक्शन की साइट पे। अब उनकी माइग्रेशन होगी, इन्फेक्शन की साइट पे आ गए हैं। अब जो है इनकी क्या होनी है, एडहीजन होनी है, ठीक है। इन्होंने एडहेयर करना है, इनकी एडहेजन होनी है टू द एंडोथीलियम। एंडोथीलियम के साथ किस साइड पे, इन्फेक्शन की साइड पे, ठीक है। जहाँ इन्फेक्शन की साइड पे एंडोथीलियम के साथ इनकी एडहीजन होनी है, जो कि मीडिएटेड होगी फर्स्ट बाय द इंट्रैक्शन ऑफ पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स विद सिलेक्टिन प्रोटीन्स। पहले सिलेक्टिन प्रोटीन के साथ इनकी एडहीजन होगी ऑन द एंडोथीलियम के ऊपर जो होती हैं उससे, एंड देन बाय इंट्रैक्शन ऑफ इंटेग्रिन प्रोटीन। उसके बाद ये जो है इंट्रैक्ट करेंगे किसके साथ, इंटेग्रिन प्रोटीन के साथ। इंटेग्रिन प्रोटीन में जो है एक प्रोटीन है LFA, लिम्फोसाइट फंक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन, जो कि पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल की सरफेस पे होती है, ठीक है। विद इंट्रासेलुलर एडहीजन मोलिकुल प्रोटीन ऑन द एंडोथेलियल सेल सरफेस, ठीक है। एक इंटेग्रिन प्रोटीन होती है। सबसे पहले पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स जो है वो सिलेक्टिन के साथ बाइंड करेंगे, उसके बाद इनकी सरफेस पे इंटेग्रिन प्रोटीन होगी, लिम्फोसाइट फंक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन, जो कि अपना इंट्रैक्शन बनाएगी किसके साथ, आईकैम प्रोटीन के साथ, ठीक है। आईकैम प्रोटीन जो है ये इंट्रासेलुलर एडहीजन मोलिकुल प्रोटीन होती है एंडोथीलियल सेल की सरफेस पे, और ये प्रोटीन होती है पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल की सरफेस पे। अब ये जो आईकैम प्रोटीन्स हैं एंडोथीलियम के ऊपर, ये किस वजह से इंक्रीज होती हैं? जब इन्फ्लेमेशन के मीडिएटर इंक्रीज होते हैं तो ये इंक्रीज हो जाती हैं। जैसा कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर आपने पढ़े, कौन से थे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। जब ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर इंक्रीज होते हैं तो आईकैम प्रोटीन्स जो एंडोथीलियल सेल की सरफेस पे इंक्रीज हो जाती हैं एंडोथीलियम पे। और ये जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, ये आपको पता है कि ये मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करते हैं इन रिस्पॉन्स टू बैक्टीरिया। तो ये हो गया माइग्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद माइग्रेशन के अंदर ही इंटीग्रेशन किस तरह हो रही है, जब पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स जो है माइग्रेट करके आए हैं, फिर उनकी इंटीग्रेशन हो रही है। अब जो आईकैम प्रोटीन है जब वो इंक्रीज़ होती हैं तो वो इंश्योर करती हैं कि पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल वो सिलेक्टिवली एडहेयर हों, ठीक है, एंडोथीलियम की साइड पे। अब इस सारे में एक प्रोसीजर हो रहा होता है जिसको कहते हैं डायपेडेसिस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है। जब कैपिलरीज की परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही होती है इन्फ्लेमेशन के अंदर, वो किस वजह से हो रही होती है वो आपने पहले पढ़ा है। बहुत से मीडिएटर रिलीज़ हो रहे होते हैं, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। वो सारे क्या करते हैं, वो अलाउ करते हैं कि पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स जो है वो कैपिलरी वॉल से माइग्रेट करे टू रीच द बैक्टीरिया, ठीक है। PMNS जो है ये माइग्रेट करते हैं कैपिलरी वॉल से टूवर्ड बैक्टीरिया, यानी माइग्रेशन हो गई, ठीक है, टूवर्ड बैक्टीरिया। कैपिलरी वॉल से ये माइग्रेट अब कर गए एडहीजन और इंटीग्रेशन होने के बाद। इस माइग्रेशन को कहते हैं डायपेडेसिस, और इसमें सेवरल मिनट्स लगते हैं होने में। अब क्या होता है कि बैक्टीरिया तक ये माइग्रेट कर गए हैं। अब बैक्टीरिया जो है वो इंगेस्ट हो जाएगा बाय द इन्वेगिनेशन ऑफ पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन अराउंड द बैक्टीरिया टू फॉर्म अ वैक्यूल, यानी न्यूट्रोफिल्स की जो मेम्ब्रेन है वो एक वैक्यूल बना लेगी अराउंड द बैक्टीरिया, ठीक है। उसको हम कहेंगे फैगोसोम, फैगोसोम कहेंगे। अब ये जो इनगल्फमेंट है बैक्टीरिया की, किस किस चीज़ से इन्हेंस होती है? ये इन्हेंस होती है बाय द बाइंडिंग ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन IgG एंटीबॉडीज़, ठीक है, टू द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, यानी इनको हम ऑप्सोनिन्स भी कहते हैं। ये जो है ना बैक्टीरिया की सरफेस को ऑप्सोनाइज कर लेती है, जिसकी वजह से उस प्रोसेस को ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं, जिसकी वजह से इन बैक्टीरिया की इनगल्फमेंट जो है वो इन्हेंस होती है, क्योंकि उसकी सरफेस ऑप्सोनाइज हो रही होती है IgG एंटीबॉडीज से। और एक और इम्पोर्टेंट ऑप्सोनिन है, वो है हमारे पास C3b कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट।
जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना पीएमएनएस की और मैक्रोफेजेस की, इन दोनों के पास रिसेप्टर्स होते हैं किसके लिए? आईजीजी के एफसी पोर्शन के लिए, एफसी पोर्शन ऑफ आईजीजी और C3b के लिए रिसेप्टर होते हैं। इसलिए जो है जब बैक्टीरिया की सरफेस इनसे ऑप्सनाइज होती है तो उनकी जो फैगोसाइटोसिस इन्हेंस हो जाती है। इवन इन द एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी, अगर एंटीबॉडी एब्सेंट हो भी तो C3b कंपोनेंट ऑफ कम्प्लीमेंट जो है, जो कि अल्टरनेटिव पाथवे से जनरेट हुआ, वो भी ऑप्सनाइज कर लेता है बैक्टीरिया को। और ये तब इम्पोर्टेंट होता है बैक्टीरियल और फंगल ऑर्गेनिजम्स, ऐसे बैक्टीरियल और फंगल ऑर्गेनिजम्स के लिए जिनके पॉलीसैकेराइड्स जो हैं एक्टिवेट करते हैं अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ कम्प्लीमेंट को। तो ये जो हम सारा अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा सेकंड स्टेप है इंगेशन का, ठीक है। ये जो हमने ऑप्सनिन से डिस्कस करना स्टार्ट किया, ये सेकंड पॉइंट स्टार्ट हो गया इंगेशन का, ठीक है, कि किस तरह ये जो है आईजीजी और C3b बैक्टीरिया को ऑप्सनाइज करते हैं और किस तरह इनके पास रिसेप्टर होते हैं और इनगल्फमेंट स्टार्ट हो जाती है बैक्टीरिया की। अब एट द टाइम ऑफ इनगल्फमेंट जो है एक नया मेटाबॉलिक पाथवे ट्रिगर होता है, ठीक है। उस नए मेटाबॉलिक पाथवे को कहते हैं रेस्पिरेटरी बर्स्ट। रेस्पिरेटरी बर्स्ट जब होता है उसके नतीजे के अंदर दो माइक्रोबाइसाइडल एजेंट बनते हैं, माइक्रोब्स को किल करने वाले एजेंट। एक बनता है हमारे पास सुपर ऑक्साइड का रेडिकल, दूसरा बनता है हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं, इनको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट्स भी कहते हैं। ये सिंथेसाइज कैसे होते हैं? ये इसके दो रिएक्शन होते हैं सिंथेसाइज होने के। इनके रिएक्शन होते हैं, फर्स्ट रिएक्शन तो ये होता है और सेकंड रिएक्शन होता है ये। अब फर्स्ट रिएक्शन में क्या हुआ, जो मोलिकुलर ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हुई एक इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से मोलिकुलर ऑक्सीजन रिड्यूस हुई। इसमें एक एंजाइम यूज हुआ है NADPH ऑक्सीडेज। उसने मोलिकुलर ऑक्सीजन को इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिड्यूस करवाया और क्या बना, सुपर ऑक्साइड का एक रेडिकल बना जो कि वीकली बैक्टीरिसाइडल है, ठीक है। ये सुपर ऑक्साइड का रेडिकल बना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एंजाइम जो होगा सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो है वो कैटालाइज करेगा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, बनाएगा सुपर ऑक्साइड के दो रेडिकल से। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो ज़्यादा टॉक्सिक होती है सुपर ऑक्साइड के मुकाबले में, लेकिन हाइड्रोजन परऑक्साइड ये इफेक्टिव नहीं होती अगेंस्ट कैटालेस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के, जैसा कि स्टेफाइलोकोकाई के अगेंस्ट ये इफेक्टिव नहीं होती क्योंकि वो कैटालेस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। और हाइड्रोजन परऑक्साइड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसकी प्रोडक्शन में, हाइपोक्लोराइड की प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और ये मोस्ट पावरफुल है माइक्रोबैसिडल एजेंट में। उसके अलावा कौन सा माइक्रोबैसिडल एजेंट है, उसके अलावा जो है नाइट्रिक ऑक्साइड एक अनदर इम्पोर्टेंट माइक्रोबैसिडल एजेंट है। ये भी रिएक्टिव नाइट्रोजन इंटरमीडिएट है, ठीक है। ये नाइट्रोजन का इंटरमीडिएट है, वो ऑक्सीजन के थे। ये सिंथेसाइज होता है एक इंड्यूसिबल एंजाइम से जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेटर सच एज एंडोटॉक्सिन। जब किसी बैक्टीरिया का स्टिमुलेटर आता है ना एंडोटॉक्सिन, उसके मुकाबले में ये एंजाइम बनता है और फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड को सिंथेसाइज करता है। अगर इसकी ओवर प्रोडक्शन हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए नाइट्रिक ऑक्साइड की, तो हाइपोटेंशन हो सकती है, ठीक है। हाइपोटेंशन होगी जो कि सेप्टिक शॉक में देखी जाएगी, क्योंकि उस सेप्टिक शॉक में वेजोडाइलेशन हो रही होती है पेरिफेरल ब्लड वेजल्स की, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन
टेंशन होगी। रेस्पिरेटरी बर्स्ट के नतीजे में भी जो है नाइट्रिक ऑक्साइड का रेडिकल बनता है। ठीक है, इसमें एक फ्री रेडिकल होता है जो कि ऑक्सीडेटिव किलिंग करता है इंगेस्टेड माइक्रोब्स की। ठीक है, जो कि न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज ने फैगोसाइटोस्ट किए होते हैं। और नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज जो है ऐसा एंजाइम जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, वो भी उस सेल के अंदर बहुत ज़्यादा इंड्यूस हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम जो कि फैगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं लाइक मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स। अब जो है थर्ड और लास्ट हमारे पास है किलिंग। अब किलिंग कैसे होनी है? जो किलिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि फैगोसोम के अंदर है, आपको पता है बैक्टीरिया जो है कहाँ पे है? फैगोसोम में। ठीक है, फैगोसोम हमने पढ़ लिया था। ये 2 स्टेप प्रोसेस है किलिंग का, जिसमें फर्स्ट पे हम डिस्कस करेंगे डीग्रेनुलेशन। ठीक है, डीग्रेनुलेशन होगी प्रोडक्शन ऑफ हाइपोक्लोराइड से, डीग्रेनुलेशन होगी। उसके बाद जो है हम हाइपोक्लोराइड की प्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, यानी ये जो बैक्टीरिया की किलिंग है वो डीग्रेनुलेशन के प्रोसेस से होती है, फॉलो बाय प्रोडक्शन ऑफ हाइपोक्लोराइड विच इज़ प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रोबिसिडल एजेंट है। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रोबिसिडल एजेंट है। अब डीग्रेनुलेशन में क्या होता है? 2 तरह के ग्रेन्यूल्स जो हैं, 2 टाइप्स के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो सिक्रीट होते हैं। ठीक है, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूट्रोफिल, जो कि फ्यूज़ करते हैं इस फैगोसोम के साथ और अपने कंटेंट्स को एम्प्टी करते हैं इस प्रोसेस के अंदर। अब ये ग्रेन्यूल्स जो हैं ये क्या होते हैं? जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये ग्रेन्यूल्स जो हैं ये लाइसोसोम्स होते हैं, जिसमें बहुत से एंजाइम्स होते हैं जो कि असेंशियल होते हैं किल और डिग्रेडेशन करने के लिए, जो कि फैगोलाइसोसोम के अंदर होनी होती है। ठीक है, वो लाइसोसोम और फैगोसोम मिलके फैगोलाइसोसोम बन गया। ठीक है, जो ग्रेन्यूल्स न्यूट्रोफिल के अंदर सेल के अंदर सिक्रीट हो रहे हैं, तो ये जो हैं ये किलिंग और डिग्रेडेशन करते हैं। अब ग्रेन्यूल्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास लार्जर लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स, उसके बाद होते हैं हमारे पास स्मॉलर ग्रेन्यूल्स। जो लार्जर लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो 15% टोटल लाइसोसोम एंजाइम का बना रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं लार्जर लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स के अंदर? इसके अंदर एंजाइम होते हैं माइलो परऑक्सीडेज। ठीक है, माइलो परऑक्सीडेज एंजाइम होता है। इसके अलावा लाइसोजाइम होता है और दूसरे डिग्रेडेटिव एंजाइम होते हैं। माइलो परऑक्सीडेज जो कि ग्रीन होता है, वो जो पस होती है इन्फेक्शन के टाइम पे उसका मेजर कलर बना रहा होता है। ठीक है, मेक्स अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू द कलर ऑफ पस, ये आपने याद रखना है। जो स्मॉलर ग्रेन्यूल्स होते हैं वो बाकी रिमेनिंग 85% बना रहे होते हैं लाइसोसोम का। इसके अंदर भी कौन सा होता है? इसके अंदर होते हैं लैक्टोफेरिन और दूसरे अदर डिग्रेडेटिव एंजाइम होते हैं, जैसा कि प्रोटीएज, ठीक है, न्यूक्लियस और लाइपेजेस, ये सारे एंजाइम होते हैं। अब जो लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो एम्प्टी होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में एज वेल एज इनटू द फैगोसोम में। ठीक है, आउटसाइड द सेल जो डिग्रेडेटिव एंजाइम हैं सेल के अंदर तो ये हो गए ना सिक्रेट, आउटसाइड द सेल ये जो डिग्रेडेशन एंजाइम्स हैं ये उन स्ट्रक्चर्स को अटैक करते हैं कि जो इतने लार्ज हों कि हाँ आप उनको फैगोसाइटोज ना कर सकें, जैसा कि कोई फंगल माइसीलिया हो गया या एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, ये तो होगी डीग्रेनुलेशन। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल जो किलिंग है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ये तो थोड़ी सी डिग्रेडेशन वगैरह होगी। अब एक्चुअल किलिंग कैसे होनी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की? जो एक्चुअल किलिंग है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो बहुत से मैकेनिज्म से होती है, जिनको हमने 2 कैटेगरीज में फॉल किया है। एक है ऑक्सीजन
डिपेंडेंट, सेकंड है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। तो ऑक्सीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म में क्या होता है, एक बैक्टीरियासाइडल मॉलिक्यूल बन रहा होता है जो कि होता है हाइपोक्लोराइड आयन। अब वो हाइपोक्लोराइड आयन बन कैसे रहा होता है, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, जो कि है क्लोराइड H2O2, और ये जो है ये हाइपोक्लोराइड का मॉलिक्यूल बना है और साथ ये वाटर। ठीक है, माइलोपेरोक्साइडेज क्या करता है, ये कैटालाइज करता है द रिएक्शन बिटवीन द क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो उसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ी। ठीक है, विच वॉज प्रोड्यूस बाय द रेस्पिरेटरी ब्रश टू प्रोड्यूस हाइपोक्लोराइड। और क्या होता है, हाइपोक्लोराइड प्रोड्यूस होता है। हाइपोक्लोराइड बाय इट्स सेल्फ जो है वो डैमेज करता है सेल वॉल को बैक्टीरिया की, बट कैन आल्सो रिएक्ट विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू प्रोड्यूस सिंगलेट ऑक्सीजन। इसके साथ साथ ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ सिंगलेट ऑक्सीजन बनाने के लिए, जो कि डैमेज करती है सेल को बाय रिएक्टिंग विद डबल बॉन्ड इन द फैटी एसिड ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स। ठीक है, जो मेम्ब्रेन के लिपिड्स के अंदर डबल बॉन्ड होता है फैटी एसिड का, उसको ब्रेक करती है वो ऑक्सीजन जो कि हाइपोक्लोराइड ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनाई। अब कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, रेयर इंडिविजुअल्स, जो कि माइलोपेरोक्सीडेज जिसने ये रिएक्शन करवाया उसमें डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, इसलिए उनका डिफेंस मैकेनिज्म जो है किल तो करता है बैक्टीरिया को, लेकिन स्लोली। इन इंडिविजुअल्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी बर्स्ट होता है, जिसमें आपने देखा था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस हो रहे थे, वो ही काफ़ी होता है। ठीक है, बट लेकिन उनमें क्या होता है कि अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में आया है, अगर वो कैटालेज प्रोड्यूस करने वाला है, ठीक है, कैटालेज प्रोड्यूस वाला है, तो आपके लिए H2O2 इनइफेक्टिव होगा। ठीक है, अगर ऑर्गेनिज्म सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस प्रोड्यूस कर रहा है तो सुपर ऑक्साइड आयन इनइफेक्टिव होगी। अब हैं ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे। जो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे है, मैकेनिज्म है, वो अंडर एनारोबिक कंडीशन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस मैकेनिज्म में क्या होता है, लैक्टोफेरिन इन्वॉल्व होती है, जो कि आयरन को चिलेट्स करती है, चिलेट्स आयरन फ्रॉम बैक्टीरिया से आयरन को चिलेट कर देती है। ठीक है, लाइसोजाइम इन्वॉल्व होता है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट में, लाइसोजाइम जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन को डिग्रेड करता है। ठीक है, डिग्रेड पेप्टाइडोग्लाइकन इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। उसके अलावा कैटाइनिक प्रोटीन होती हैं जो कि बैक्टीरियल मेम्ब्रेन को डैमेज करती हैं, और उसके अलावा लो पीएच होती है। ये 4 चीज़ें होती हैं, लैक्टोफेरिन, लाइसोजाइम, कैटाइनिक प्रोटीन्स और लो पीएच, जो कि ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे में एक्ट कर रही होती है। तो यहाँ पे हमारा फैगोसाइटोसिस का माइग्रेशन, इंगेशन और किलिंग कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा सा मैक्रोफेजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो आपका इसी टॉपिक में बताया हुआ है फैगोसाइटोसिस के, कि मैक्रोफेजेस भी माइग्रेट, इनगल्फ और किल करते हैं बैक्टीरिया को इसी प्रोसेस से, जो कि हमने PMNS के लिए सारा पढ़ा है ना। लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस आपने याद कर लेने इसके, कि मैक्रोफेजेस में माइलोपेरोक्सीडेज नहीं होता, वो हाइपोक्लोराइड आयन नहीं बनाते। ठीक है, और वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी प्रोड्यूस नहीं करते, और सुपर ऑक्साइड भी जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। ये डिफरेंस है। उसके अलावा बहुत से ऑर्गेनिज्म, जैसा कि ट्यूबरक्लोसिस जो कि कॉज करते हैं, ब्रुसेलोसिस जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस कॉज करते हैं, ये सारे जो हैं इन बैक्टीरिया को मैक्रोफेजेस इंगेस्ट करता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को, टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बैक्टीरिया को और ब्रुसेलोसिस के बैक्टीरिया को पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स नहीं करते। ठीक है, और ये जो हैं ये ज़िंदा भी रहते हैं और इन सेल के अंदर मल्टीप्लाई भी होते हैं। ठीक है, यानी ये जो बैक्टीरिया है ना मैक्रोफेज के अंदर ज़िंदा रहते हैं जाके और मल्टीप्लाई होते हैं और ग्रेनुलोमास बनाते हैं। ठीक है, वो जो ग्रेनुलोमास इनकी निशानी है वो इसी वजह से है कि मैक्रोफेज के अंदर जाके ये डिवाइड होते हैं। उसके अलावा मैक्रोफेज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सिक्रीट करता है, थर्ड पॉइंट जो है वो है प्लाज्मिनोजन
एक्टिवेटर, ठीक है। प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर मैक्रोफेजेस सिक्रीट करते हैं। ये एक एंजाइम है जो कि प्रो एंजाइम प्लाज्मिनोजन को कन्वर्ट करता है प्लाज्मिन में, और प्लाज्मिन आपको पता है फिब्रिन क्लॉट को डिज़ोल्व करता है। होप सो यू अंडरस्टैंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।